हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी को डिस्कस करते हैं। और टॉपिक मेरा क्या क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से फिजिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि 13 मार्च को हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द बार मैग्नेट फॉलिंग वर्टिकली अलोंग द एक्सिस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कॉइल विल बी हैविंग एक्सेलरेशन लेस देन जी। ठीक है, जो बार मैग्नेट है उसका एक्सेलरेशन क्या है, लेस देन जी है। ठीक है, तो क्या बताना है। अच्छा, ये पहला हमारा असर्शन दिया हुआ है। और रीजन में क्या दिया, क्लॉकवाइज करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल। कह रहा है कि एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को हमने ड्रॉप किया तो इस कॉइल में, ठीक है, जब ये ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन जो है जी से कम है। ठीक, तो जी से कम है तो सही है, जी से कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉइल है ना, इसको अपोज करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे? जैसे ही ये मैग्नेट जब ड्रॉप होगा तो इसमें एक करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, करंट इंड्यूस होगा। और वो करंट क्या चाहेगा कि पहले दोनों जिस स्थिति में थे, पहले मान लीजिए दोनों स्टेबल में थे, ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ ऊपर से ये, तो ये चाहेगा कि बार मैग्नेट वहीं वैसा ही रहे। तो हमें पता है कि जो अगर कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो कैसा पोल शो करता है, नॉर्थ पोल शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉइल जो है वो अपने आप अंदर ऐसा डेवलप, अपने अंदर करंट ऐसा डेवलप करेगा कि वो कैसा शो करे, वो नॉर्थ पोल शो करे। तभी तो नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन होगा और ये क्या करेगा, वहां पे रुकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर कॉइल में जो करंट डेवलप होगा वो कैसा डेवलप होगा, वो डेवलप होगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी वो नॉर्थ पोल को रोक पाएगा। ठीक है, जैसा था वैसा ही रखने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो करंट डेवलप होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉकवाइज करंट इज इंड्यूस, तो ये तो गलत है ना, क्लॉकवाइज नहीं डेवलप होगा। ठीक, इसमें कैसा करंट डेवलप होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा पोल रेफर करता है, नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और पहला कह रहा है कि लेस देन जी होगा, ये तो सही है। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन लेस देन जी होगा। ठीक, तो पहला वाला सही है और दूसरा वाला क्या है, रॉन्ग है। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम। यह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक, ई एक्स जीरो दिया हुआ है, ई जेड जीरो दिया, ई वाई हमें दिया है, द वेव इज, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ई वाई इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंपेयर कर लेंगे ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, और जब यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ वेव हो गया, और जब भी यहाँ पे माइनस होता है तो ये हमें बताता है कि जो वेव ट्रेवलिंग कर रही है वो किस डायरेक्शन में कर रही है, एक्स डायरेक्शन में कर रही है। और यहाँ पे माइनस होता है तो उसका उल्टा कर देते हैं, यानी प्लस डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, प्लस एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से हमें क्या क्या, और इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी इतना एंड वेव लेंथ इतना। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं, वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगा मेरा 2.5 न्यूटन पर कूलम। ठीक, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी कंपेयर करने पे, ओमेगा आ जाएगा मेरा 2 पाई इंटू 10⁶। और फिर यहाँ पे ओमेगा के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के अगर कंपेयर करेंगे तो के आ जाएगा मेरा पाई इंटू 10⁻²। ठीक है, ये आ गया। ठीक, तो अगर हम देखें तो ओमेगा, ओमेगा दिया हुआ है तो एफ निकालना है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। तो ओमेगा अपॉन 2 पाई इक्वल टू एफ आ जाएगा। तो ओमेगा कितना दिया है, 2 पाई इंटू 10⁶। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ। तो ये 2 पाई से 2 पाई चला गया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई 10⁶। ठीक, हर्ट्ज
ठीक है, और हमें वेवलेंथ निकालना है। ठीक, तो वेवलेंथ निकालने के लिए k इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई k। तो ये हो जाएगा 2 पाई, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई इंटू 10⁻⁻²। तो ये पाई से पाई चला जाएगा, और ये 10⁻⁻² है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर। ठीक, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। देखिए वेवलेंथ कितना आ गया, 200 मीटर आ गया, और फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 10⁻⁶। तो आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ये कितना दिया है, 510 इंटू 10⁻⁹ नैनो टेस्ला दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से एम्पलीट्यूड किसका पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है। तो ई नॉट और बी नॉट में क्या रिलेशन होता है, तो ई नॉट इज इक्वल टू होता है मेरा ई नॉट बी नॉट इंटू सी। ठीक है, और बी नॉट हमें कितना दिया है, 5 इंटू 10⁻510 माइनस 510 इंटू 10⁻⁹, और सी की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 5 3 जा 15, 1530 इंटू 10⁻⁻1, या इसी को लिख सकते हैं 153। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, 153। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर मेरा हो जाएगा डी। ठीक है, और न्यूटन पर कूलम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन और -1। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे 153। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलोनॉइड इज इंक्रीज टू डबल देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इंक्रीज 4 टाइम्स। सही है। ठीक है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई L। ठीक है, तो ये लेंथ हो गया, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कितना बोला गया है, बोल रहे हैं कि अगर हम लोग डबल कर देते हैं क्या, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर देंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें L अगर n स्क्वायर हो जाए, और L को हमने कितना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये दूसरा वाला इंडक्टेंस है, ये इनिशियल इंडक्टेंस मान लेते हैं L है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए तो कितना हो जाएगा, 2n। तो ये कितना हो जाएगा, 4n स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो L डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसको लिखें तो L डैश हो जाएगा मेरा 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये वाला टर्म सही है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। सही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंसिडेंट ऑन अ मटेरियल सरफेस। ठीक, द वेव डिलीवर मोमेंटम एंड एनर्जी। ठीक है, तो जब भी वेव फॉल होगा किसी सरफेस पे तो वो क्या क्या डिलीवर करेगा, मोमेंटम डिलीवर करेगा, और क्या डिलीवर करेगा, एनर्जी। ठीक है, तो क्या क्या, मोमेंटम भी जीरो नहीं होगा और एनर्जी भी जीरो नहीं होगी। तो इसमें तो जीरो है, तो ये तो नहीं होगा, यानी ये वाला, यानी मोमेंटम भी जीरो नहीं होगा और एनर्जी भी नहीं जीरो होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पावर फैक्टर ऑफ LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज मैक्सिमम। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos फाई इज इक्वल टू R/Z होता है। ठीक है, और रेजोनेंट के कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो बोला भी है पावर फैक्टर क्या होता है LCR सीरीज सर्किट का, मैक्सिमम
एट रेजोनेंस कंडीशन इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम। नहीं, ये गलत है। रेजोनेंस के कंडीशन में इंपीडेंस मिनिमम होता है, ठीक, जेड इज इक्वल टू आर हो जाता है। तो यहां पे सेकेंड वाला क्या है, गलत है। ए वाला क्या है, एसर्शन, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 का। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये दिया हुआ है प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है फिर से कंपेयर कर लेते हैं। ई जेड इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक। तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और ओमेगा, ओमेगा मेरा कितना हो जाएगा 6 × 10⁸, और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी मेरी 4, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला देखें तो ये होता है K इज इक्वल टू C अपॉन V का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, हमें V निकालना है, स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा बाई के, V इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा बाई के। तो ओमेगा कितना दिया हुआ है 6 × 10⁸, और K की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, यानी 3/2 × 10⁸ आ गया स्पीड। यहां पुट कर देते हैं, तो ये होता है 3 × 10⁸, और नीचे हो जाएगा मेरा भी कितना है 3/2 × 10⁸। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁸ से 10⁸ चला जाएगा, और ये 3 से 3 चला जाएगा, और 2 कहां चला जाएगा ऊपर, और ये स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा 4। तो आंसर क्या आएगा 4, यानी डी वाला, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। के से भी डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से भी बोल सकते हैं, ठीक, डिनोट करते हैं। आते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, ठीक है। तो सबसे कम वेवलेंथ अगर देखेंगे तो सबसे पहले होता है माइक्रो का, लैम्डा माइक्रो, सबसे ज्यादा होता है लैम्डा माइक्रो, और उसके बाद से लैम्डा इंफ्रा, इन चारों में से देखते हैं। उसके बाद हो जाएगा लैम्डा एक्सरे, और क्या हो जाएगा लैम्डा गामा, ठीक है। सबसे कम वेवलेंथ गामा का होगा, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी जो होगी ना वो गामा की होगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के, ठीक। E जो इक्वल टू होता है एस एच न्यू को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और या इसी फार्मूले को E जो इक्वल टू क्या होता है SC बाई लैम्डा। तो लैम्डा और एनर्जी में क्या हो गया, इनवर्सली का रिलेशन हो गया, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी कम, ठीक। तो सबसे कम वेवलेंथ इसका होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा गामा का, ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में किसका हो जाएगा गामा का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कह रहा है फॉर एन इलेक्ट्रिक लैम्प कनेक्टेड इन सीरीज विद वेरिएबल कैपेसिटर एंड एसी सोर्स इट ब्राइटनेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कैपेसिटर सॉरी
यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है, सीरीज में कनेक्टेड है, वेरिएबल कैपेसिटर से है और एसी सोर्स है। इसका ब्राइटनेस जो होगा वो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसका ब्राइटनेस बढ़ेगा। तो हमें पता है एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ω_c। सी बढ़ेगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर घटेगी तो हम बोलेंगे क्या, एक्स की वैल्यू घट गई तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन, अगर सी की वैल्यू बढ़ाते हैं, कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, घटता है। सही बात। ठीक, तो 9 का क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 9 का बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विथ प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डी। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, एरिया क्या है, ए है, इसका एरिया ए है और सेपरेशन बिटवीन प्लेट डी है। मान लेते हैं इनके प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, डी है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट डी इज चार्ज बाय कांस्टेंट करंट, इसको चार्ज किया जा रहा है एक कांस्टेंट करंट से आई से। कंसीडर अ प्लेन सरफेस ऑफ एरिया a/3 पैरेलल टू द प्लेट। एक एरिया है, ठीक है, ये एरिया कितना है, a/3 प्लेट एंड ड्रॉन सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द एरिया। यानी इस वाले करंट से हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हमें डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है तो दोनों प्लेट के बीच का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट के बीच में, ये दोनों प्लेट हैं, इनके बीच में जो फील्ड होता है वो कितना होता है, Q/ε0 A, क्योंकि प्लेट का एरिया क्या लिए हैं, ए लिए हैं। ठीक, और उसके बाद से अगर फ्लक्स देखें तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए। ठीक है, तो यहां पे ई की वैल्यू कितनी है, Q/ε0 A, और यहां पे फ्लक्स इस वाले एरिया से कितना आएगा, a/3, तो a से a चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, Q/3ε0। ठीक, फ्लक्स आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट करंट हमें निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा मेरा ID/ε0 d फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन dt। तो ε0 E हो गया, और फ्लक्स अगर रखेंगे यहाँ पे तो d ये हो जाएगा Q/3ε0, ये क्या हो जाएगा, dt। ठीक, और dq/d अगर हम देखें तो ये हो जाएगा मेरा यहां से 1/3ε0, और ये नीचे क्या आ जाएगा, 3/ε0, और ये बचेगा मेरा dq/dt, ये कट जाएगा, और dq/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I, तो क्या आ गया, I/3 आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आ गया, जो करंट ये फ्लो हो रहा है I, तो डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा I/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, I/3। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, बी। ठीक, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है फॉर अ ट्रैवलिंग EM wave with amplitude of magnetic field in strength 20 nanotesla, the peak value of electric field is 16 volt per meter। अच्छा, तो हमें पता है E0 इज इक्वल टू होता है B0 से EBC, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, 20 नैनो टेस्ला, तो 20 × 10⁻⁹, और ये हो जाएगा 3 × 10⁸, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 10⁻⁻1। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा,
तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो असर्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। द रिलेशन बिटवीन द पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू का है, ये पीक वैल्यू, ये भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी। सही है, ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, बी नॉट सी। तो दूसरा स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, सही हो गया, रीजन सही है, असर्शन क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, असर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन इंडक्टेंस ऑफ 200 बाई पाई मिली हेनरी। इंडक्टेंस यानी एल, एल हमें कितना दिया है, 200 पाई मिली हेनरी दिया है। तो इसको हमको 10 टू पावर माइनस 3 हेनरी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको देखें तो ये 2 इंटू 10 टू पावर 2 हो जाएगा और ये इंटू 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 पाई हेनरी, एल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से एक्सएल निकाल सकते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। ठीक, और रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एसी सोर्स 220 वोल्ट नहीं। ठीक है, तो ये हमें 220 वोल्ट दिया, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 हर्ट्ज दिया, फेज एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। ठीक, और ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ। ठीक, 2 पाई एफ, और ये क्या हो जाएगा, एल। तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ, कितना दिया है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी 50 दिया हुआ है, और एल की वैल्यू कितनी दी है, 0.2 अपॉन पाई। तो पाई से पाई चला जाएगा, और इसको अगर देखें तो 100 हो जाएगा, और 100 में अगर 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्सएल की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सएल की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 20 ओम हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्सी निकाल सकते हैं। ठीक, और कैपेसिटेंस हमें कितना दिया है, 10 टू पावर माइनस 3 पाई। तो ये हो जाएगा मेरा एक्सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, फार्मूला होता है, 2 पाई एफ हो जाएगा, और कैपेसिटेंस सी हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई फ्रीक्वेंसी 50, और कैपेसिटेंस कितना दिया है, 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन पाई। तो ये हो जाएगा पाई, पाई से पाई चला जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे एक्सी, तो एक्सी कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 ओम आ गया। हमें क्या निकालना है, फेज एंगल, फेज एंगल ऑफ द सर्किट। तो फेज एंगल निकालने के लिए हम लोग अगर यहां पे सॉल्व करेंगे फेज एंगल, तो 10 फाई इक्वल टू होता है, 10 फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। आर की वैल्यू हमें दी हुई है कितना, 10 ओम दिया हुआ है, और यहां पे एक्सएल कितना दिया है, 20, तो ये 20 हो गया, और एक्सी कितना दिया है, एक्सी मेरा 10 दिया हुआ है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 10 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 10 फाई। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 फाई हमें 1 कब देगा, फाई इक्वल टू 45 डिग्री पे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाई इक्वल टू 45 डिग्री, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाई 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 का, 12 का आंसर हो जाएगा पाई बाई 4, बी। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है इन द सर्किट सोन फिगर करंट इन द सर्किट, आरएलसी सर्किट है। ठीक है, आरएलसी, एल के क्रॉस का वोल्टेज हमें दिया हुआ है, सी के क्रॉस हमें वोल्टेज दिया हुआ है, और ठीक है, तो टोटल वोल्टेज हमें कितना दिया है, 400 वोल्ट। तो हमसे क्या पूछा है,
करंट इन द सर्किट, यानी इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो आरएलसी सर्किट का अगर हम देखें तो मान लेते हैं ये वी आर है, इसका फेजर डायग्राम अगर बनाते हैं तो वी आर हो गया, और ये क्या हो गया वी एल। मान लेते इसी में आई है, तो आई से क्या हो जाता है, वोल्टेज इंडक्टर में लीड करता है और कैपेसिटर में क्या होता है, लैग करता है। तो ये क्या हो जाएगा वी सी, और ये क्या हो जाएगा एल। ठीक, और इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो इसको मान लेते हैं वी एल बड़ा है, अगर वी एल बड़ा हो जाएगा इसको लिख सकते हैं वी एल माइनस बी सी, वेक्टर से लिख सकते हैं वी एल माइनस बी सी, और ये क्या हो जाएगा वी आर। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा वी, तो वी इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो अगर हमें भी निकालना रहेगा, ठीक, तो भी को लिख सकते हैं क्या भी स्क्वायर, वी आर अगर हमें निकालना है तो इसको लिख सकते हैं भी माइनस वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर रूट में ये क्या हो जाएगा वी आर हो जाएगा। इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, और ये वाला टर्म यहीं पर आने देंगे और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो यही आएगा मेरा। ठीक, तो वी आर की वैल्यू आ जाएगी और सबकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो भी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये भी है मेरा टोटल, तो ये हो जाएगा मेरा 400 का स्क्वायर माइनस वी एल कितना दिया है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 300 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे कितना 400 का स्क्वायर माइनस वी एल कितना दिया है, वी एल दिया है मेरा 300 माइनस और वी सी 200। ठीक, तो यहां से हम लोग वी आर निकालेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वी आर की वैल्यू कितनी आएगी, वी आर की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी आर को ऐसे ही रहने दें, और इसको अगर हम सॉल्व करें आई, तो आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाए और यहाँ का रेजिस्टेंस पता चल जाए तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है नहीं पता कर लेंगे, तो वही करंट क्या होगा सब में फ्लो होगा, जो इसमें करंट फ्लो होगा वही सब में फ्लो हो रहा होगा। तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या वी आर अपॉन आर, और इसको वी आर की वैल्यू ये है, इसको पुट कर देंगे 400 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 300 माइनस 200 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाएगा मेरा, ये तो वी आर आ गया, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 दी हुई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करने पे मेरा आएगा 3.87 के आसपास। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, कितना आएगा 3.87 एम्पियर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है द अल्ट्रावायलेट रेज आर प्रोड्यूस व्हेन इनर सेल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर मूविंग फ्रॉम हायर एनर्जी। ये सही है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है प्रोड्यूस होता है कब, जब हायर से लोअर लेवल पे जाते हैं। ठीक है, when inner cell electron in atom are moving from higher energy level to lower energy level. ठीक, the sun is important source of ultraviolet radiation. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है इन एलसीआर सर्किट आर इज इक्वल टू 200 ओम एंड द वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी, आर हमें कितना दिया है, आर हमें दिया है 200 ओम एंड द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज हमें कितना दिया है, जब कुछ नहीं दिया है तो वीआरएमएस मान लेते हैं। ठीक है, जब वोल्टेज में कुछ नहीं लिखा रहता है तो उसको क्या मानते हैं वीआरएमएस। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितना दी है 50 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली। On taking out the capacitance from the circuit, the current lag behind the voltage by 30 डिग्री। कह रहा है कि अगर इसमें से on taking out the capacitance, अगर कैपेसिटेंस को हटा लेते हैं तो क्या बचेगा, इंडक्टर और रेजिस्टेंस बचेगा। देन द करंट लैग, तो पता है कि इंडक्टर अगर इंडक्टिव सर्किट होता है,
इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होता है वो लैग करता है वोल्टेज से कितना, 90 डिग्री। ये VL होता है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट रहेगा तो 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो सॉल्व करेंगे इसको, तो लिख सकते हैं कितना डिग्री लैग कर रहा है, 30 डिग्री। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा I, ये हो गया VL, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan phi, इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan phi इक्वल टू होता है मेरा XL अपॉन R हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा XL बाई R। ऐसे ही हमसे बोल रहा है यहाँ पे ऑन टेकिंग आउट द इंडक्टर, अगर इंडक्टर को हटा दें तो कैसा बनेगा सर्किट, कैपेसिटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड द करेंट लीड्स वोल्टेज बाई 30 डिग्री, यानी करंट क्या हो जाएगा, लीड करेगा किससे, वोल्टेज से, कितना 30 डिग्री VC। तो इसका भी वही फॉर्मूला लगा देते हैं, tan phi इक्वल टू क्या हो जाएगा XC बाई R, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं tan 30 अपॉन ये कितना हो जाएगा XC बाई R, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं tan 30 यहाँ पे भी है, tan 30 यहाँ पे भी है, तो XL अपॉन R इक्वल टू XC अपॉन R, यानी XL इक्वल टू क्या हो गया, दोनों से XL इक्वल टू XC, ठीक। किसमें होता है, जब रेजोनेंस सर्किट होता है, ठीक है। और जब रेजोनेंस सर्किट होता है तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू हो जाएगा R, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है। रेजोनेंट कंडीशन में Z क्या होता है, R के बराबर हो जाता है। टोटल इंपीडेंस, यानी टोटल इंपीडेंस सर्किट का क्या हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। अब हमें पावर निकालना है, पावर डिसिपेटेड, ठीक है, LCR सर्किट। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VRMS का स्क्वायर अपॉन Z लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z किसके बराबर है, R के, तो R हो जाएगा। और जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो क्या मानते हैं, VRMS मानते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो ये क्या है VRMS, तो ये कितना है 220 का स्क्वायर, और R हमें कितना दिया है 200 दिया है, ठीक है। तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं, पावर यहाँ से निकाल सकते हैं। पावर इसको सॉल्व करने के बाद 220 का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 200, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 242 वाट आएगा, ठीक है। कितना आएगा 242 वाट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा C, ठीक है। तो ये कंडीशन ये जो किए हैं उससे हमें ये पता चला है XL किसके बराबर है, XC के, ठीक है। और तो XL XC के बराबर कब होता है, रेजोनेंस सर्किट रहेगा तब। और Z क्या हो जाता है, Z हो जाएगा मेरा R के बराबर, यानी रेजोनेंट कंडीशन में Z यानी टोटल इंपीडेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस के बराबर होती है, ठीक है। यानी उस समय मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ 16 वाला, हाँ 16 वाले में यहाँ पे सोर्स ऑफ माइक्रोवेव, ठीक है। तो सोर्स ऑफ माइक्रोवेव इसमें से ये होता है, और सोर्स ऑफ रेडियो वेव्स हो जाएगा मेरा ये मैग्नेट्रॉन। सोर्स ऑफ गामा रेज रेडियो एक्टिव, ये सोर्स ऑफ एक्स रेज, ये हो जाएगा थर्ड। कौन सा ऑप्शन होगा, डी का थर्ड, ये वाला, ए का फोर्थ, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक। आते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है एक कॉपर रॉड है, ठीक है, एक कॉपर रॉड है, ठीक। उसका लेंथ कितना दिया है, L दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया है L। रोटेट अबाउट इट्स एंड, अब यहां पे फिक्स कर दिए इसको, और इसको रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से, ठीक है। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। द EMF डेवलप बिटवीन द एंड ऑफ द रॉड इफ द फील्ड इज नॉर्मल। अच्छा फील्ड मान लेते हैं ऐसे नॉर्मल, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाएगा। तो हमें EMF बताना है, हमें क्या बताना है, EMF E बताना है, ठीक है। तो EMF अगर देखेंगे इसमें
तो ईएमएफ निकालने के लिए आपको डायरेक्ट फार्मूला भी याद होगा, कितना होता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, क्लास में कराया गया होगा इसका डेरिवेशन, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। कैसे डेरिवेशन करेंगे, तो आप लोगों को पता है कि अगर ये रॉड है तो थीटा एंगल मूव किया तो कितना एरिया वो कवर करेगा, तो इसका फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू हाफ, और ये वाला लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। एक तरह से सर्कल हुआ तो ये रेडियस के जगह पे एल लिख लेते हैं। वैसे अगर सर्कल सर्कल रहता है तो एरिया इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे आर मेरा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो हाफ एल स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और फिर हम क्या निकाल लेंगे, फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा बी ए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है और ए कितना दिया है, हाफ एल स्क्वायर थीटा। अब यही फाई जो करेंगे ना, ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स वाला, ये फाई और ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखेंगे तो डी फाई बाई डी टी, ये इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हाफ बी और एल स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है। ये क्या आ जाएगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। क्या यही आ रहा है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या याद रखे रहिए, सबसे अच्छा है, ठीक। आते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश एन इंस्टैन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ 2 माइक्रोफराड प्लेट कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस नीड टू अप्लाई। इसके क्रॉस इसका ये हमें प्लेट दिया हुआ है, इसका क्या सी की वैल्यू हमें दी हुई है, सी की वैल्यू कितनी दी है, 2 माइक्रोफराड, सी की वैल्यू कितनी दी है, 2 माइक्रोफराड, ठीक। इंस्टैन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी, ये हमें कितना दिया है, 1 मिली एम्पियर कितना दिया है, 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो अगर 1 मिली एम्पियर दिया है तो फार्मूला क्या होता है, आई का फार्मूला क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, आई डी इक्वल टू लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बी, तो ये हो जाएगा डी सी बी अपॉन डी टी, ठीक है। और हमें पता है कि डीबी बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीबी बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं आई डी अपॉन सी इक्वल टू हो जाएगा डीबी बाई डी टी। तो देखिए आंसर मेरा क्या है, वोल्टेज पर सेकेंड में है, तो यही हमें निकालना है वोल्टेज पर सेकेंड। तो आई डी और सी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आई डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, आई डी की वैल्यू मेरी कितनी है, 1 मिली एम्पियर, और सी कैपेसिटेंस कितना दिया, 2 माइक्रोफराड। तो डीबी बाई डी टी यहां से निकाल सकते हैं, तो डीबी बाई डी टी हो जाएगा मेरा डीबी बाई डी टी आई डी बाई सी हो जाएगा, आई डी कितना दिया है, 1 मिली एम्पियर, यानी 1 इंटू 10 टू पावर -3, और सी की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू माइक्रो में दिया है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू -3 + 6 कितना हो जाएगा, 10 पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 500 वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, 18 का हो जाएगा मेरा डी, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, कह रहा है अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल रेजिस्टेंस आर, ठीक है, मूव थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। ये कंडक्टर है, इसको मूव किया जा रहा है ऐसे भी से, एस वन इन फिगर, ठीक है। तो इसमें जो ईएमएफ जब इसको भी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, ठीक है, तो ईएमएफ जो डेवलप होता है, ठीक है, किसमें, इस कंडक्टर में जो ईएमएफ डेवलप होगा कितना होगा, ई इक्वल टू बी बी एल, ठीक है, कितना हो जाएगा, बी बी एल लेंथ एल, ठीक। किसमें, इस कंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा कितना होगा, वी बी एल। तो करंट कितना हो जाएगा, तो अगर हम करंट देखेंगे आई, ई अपॉन आर हो जाएगा, तो वी बी एल अपॉन आर,
तो करंट इंड्यूस इन द लूप, यानी इस वाले लूप में इसमें करंट कितना फ्लो होगा, वी बी एल अपॉन आर, ठीक। और इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, वी बी एल हो जाएगा, ठीक है। फोर्स अगर हमें निकालना है, फोर्स, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में कितना रिलेशन है, 90 डिग्री का है, तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी इंटू एल, और इस आई की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही आई है मेरा, तो ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, भी एल, मान लेते हैं लेंथ एल है, और ये क्या हो जाएगा आर। तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको अगर सॉल्व करेंगे, बी आई फोर्स जो है बी आई एल, और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर और भी अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर भी अपॉन आर, ये मेरा फोर्स होगा। देखते हैं फोर्स क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी आर, तो फोर्स मेरा डेवलप होगा, ये हो जाएगा। तो ईएमएफ आ गया, करंट आ गया, ये आ जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का हो जाएगा मेरा भी स्क्वायर अपॉन आर, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा ईएमएफ जो डेवलप हुआ ई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ई कितना है, बी स्क्वायर भी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, तो यही मेरा होगा। तो देख लेते हैं पहले वाले का, ए वाले का क्या होगा, ए वाले का सेकेंड किस में है, फर्स्ट और सेकेंड में, यानी ए और बी में, और बी वाले का मेरा फोर्थ, तो यानी कौन सा आंसर होगा, ये वाला बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 हमें बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट गोज थ्रू द गैप बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, दोनों प्लेट होता है उसके बीच में एयर में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हेन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, अगर मान लेते हैं चार्ज होता है ना, चार्ज वेरी करता है, चार्ज वेरिंग किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। चार्ज क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, चार्ज वेरिंग विथ टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा टाइम के साथ में, ठीक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो क्या आएगा, करंट आता है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज चार्जिंग विथ टाइम, यानी ये वेरी कर रहा है किसके रिस्पेक्ट, टाइम के साथ साथ इसका चार्ज क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द चार्ज ऑन अ प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरीज एज दिस, ये में चार्ज दिया हुआ है एज ए टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। द प्लेट आर वेरी वेरी लार्ज एंड क्लोज टुगेदर, एरिया ए दिया हुआ है, सेपरेशन कितना दिया है, डी दिया है। द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द कैपेसिटर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt, ठीक है। चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू नॉट, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ये हो जाएगा 2 पाई बी टी म्यू टी, या फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, म्यू फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ टी या म्यू टी। और फिर इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस का तो हो गया, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, और 2 पाई ये फ्रीक्वेंसी, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे 2 पाई न्यू टी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बचेगा, 2 पाई न्यू, तो यहाँ पे 2 पाई न्यू बचेगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, माइनस क्यू नॉट साइन, तो माइनस क्यू नॉट साइन, और ये आगे आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस क्यू नॉट 2 पाई न्यू साइन 2 पाई न्यू टी,
ठीक है, ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट, माइनस क्यू नॉट 2 पाई न्यू साइन 2 पाई न्यू टी। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला होगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, assume that a lamp radiate power P uniformly in all direction. What is the magnitude of electric field strength at a distance r from the lamp? हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताना है r डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इंटेंसिटी का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और इंटेंसिटी का फार्मूला मान लेते हैं, हमें पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया और पावर। मान लेते एक सोर्स है, तो जो शेप बनेगा उसके चारों तरफ कैसा स्फेरिकल से बनता है, उसका एरिया कितना हो जाएगा, पॉइंट सोर्स से मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर, क्या हो जाएगा रेडियस। ठीक है, उसके बाद से और हमें पता है इंटेंसिटी का एक और फार्मूला होता है, क्या, एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। आई इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। और एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों कंपेयर कर लेते हैं तो लिख सकते हैं P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, तो ये 2 से 2 चला जाएगा। ठीक, और यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो E हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा P अपॉन, ठीक, 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट सी, और ये क्या हो जाएगा रूट में E। ठीक है, तो रूट में P 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर सी, सी वाला आंसर होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 750 हर्ट्ज दो 20 वोल्ट सोर्स इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ इतना एंड कैपेसिटेंस इतना, ऑल इन सीरीज। ठीक है, तो ये आरएलसी सीरीज सर्किट है। कैलकुलेट द टाइम इन विच द रेजिस्टेंस विल गेट हीटेड। हमें क्या निकालना है, टाइम कितना हीट हो जाए, 10 डिग्री सेल्सियस हीट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सएल और एक्सी निकाल लेते हैं। तो एक्सएल का हमें फार्मूला पता है, एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, या इसी को लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल। ठीक है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी 0.1803, ये वैल्यू दी हुई है। अब इसको सॉल्व करेंगे एक्सएल, तो वैल्यू पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 849.2 ओम। ठीक है, और एक्सी हम लोग एक्सी निकाल लेंगे। एक्सी का फार्मूला क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई 2 एफ सी। ये हो जाएगा 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितना दिया, फ्रीक्वेंसी में 750 दिया है, और सी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो फराड में दिया हुआ है। ठीक है, फराड में चेंज कर लेंगे। तो एक्सी को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 21.2 ओम। ठीक है, तो एक्सएल आ गया और एक्सी आ गया। ठीक, तो जेड निकाल सकते हैं। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है, आरएलसी सीरीज सर्किट में जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरा फार्मूला होता है, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा आर कितना दिया हुआ है, आर हमें दिया 100 ओम, 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना दिया 849.2 माइनस ये कितना हो जाएगा 21.2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे जेड, तो जेड यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 834 ओम। ये किसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू है। ठीक है, तो जेड की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद से हम लोग एवरेज पावर निकाल सकते हैं।
तो एवरेज पावर पी एवरेज, ठीक है, वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड इंटू आर, ये भी फार्मूला होता है, पुट कर दीजिए सब फार्मूला, ठीक है। तो वोल्टेज हमें कितना दिया है, 20 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आर रेजिस्टेंस कितना दिया है, रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 100 ओम, ये 100 हो जाएगा। और जेड, जेड निकाले थे कितना हो जाएगा 834, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एवरेज पावर, एवरेज पावर अगर निकालेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 0.0575, 0.75 वाट, ये क्या है एवरेज पावर, ठीक है, ये क्या है वाट है, तो ये मेरा एवरेज पावर निकल गया। और थर्मल में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक, थर्मल में जो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, E इक्वल टू PT, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं MC डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर, और M इंटू C को बोलते हैं स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी, ये स्पेसिफिक हीट और ये मास, इसको बोलेंगे क्या, थर्मल कैपेसिटी, ठीक। तो पावर हमें दिया हुआ है, पावर कितना दिया है, पावर दिया गया 0.0575, टाइम हमें निकालना है, इस M इंटू सी की वैल्यू हमें दी हुई है, थर्मल कैपेसिटी दिया है 2, ठीक है। और डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया 10, तो यहां से टी नहीं निकाल सकते हैं, 2 इंटू 10 अपॉन 0.0575, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 348 सेकेंड, ठीक है, कितना आएगा 348 सेकेंड सॉल्व करने पे, ठीक। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 24 में क्या दिया हुआ है, 24 में बोल रहा है कि मैं द फॉलोइंग करना है, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, तो ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए, ई प्राइमरी या ऐसे ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी, तो ये हो जाएगा एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी, और ये हो जाएगा आई प्राइमरी अपॉन आई सेकेंडरी, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, और क्या दिया हुआ है, इन ट्रांसफर नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो यहाँ पे एनपी प्राइमरी में कितना दिया, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी में कितना दिया 200, और एन सेकेंडरी कितना दिया है 1000, ठीक है। तो यहां पे अगर निकाले हम, यहां पे रख सकते हैं, तो ई सेकेंडरी, अच्छा ये दिया हुआ है, इफ द आउटपुट पावर फ्रॉम द सेकेंडरी इज 9 किलोवाट, आउटपुट पावर, पावर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आउटपुट पावर कितना दिया है 9 किलोवाट एट 1000 वोल्ट, और इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर में दिया हुआ है, ठीक है। तो आउटपुट पावर 9 किलोवाट कितने वोल्ट पे दिया है, 1000 वोल्ट पे दिया हुआ है। तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 1000, ये 1000 हो जाएगा, ईपी हो जाएगा, एनएस कितना दिया 1000 दिया, और ये कितना दिया है 200, 1000 से 1000 चला जाएगा, ईपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 200, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज कितना हो जाएगा 200, तो पहले का 4 हो जाएगा, तो पहले का 4 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। तो आगे सॉल्व करते हैं, करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल, हमें क्या निकालना है अब, आईपी निकालना है, ठीक है, करंट निकालना है प्राइमरी कॉइल का, तो इसको सॉल्व कर ही लिए। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, ठीक है। एफिशिएंसी परसेंटेज में दिया कितना 90, और ये वाला जो 100 था नीचे ला दिया,
और ये आउटपुट पावर हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9 किलोवाट। 9 इंटू 10⁻3। तो इनपुट पावर पी इनपुट निकल सकता है, सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 9 से 9 चला जाएगा, या इसी को हम लोग अगर लिखना चाहें तो ये 9 से 9 चला जाएगा। यहाँ कितना बचा 10, ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 चला गया। तो इनपुट पावर कितना आ गया, इनपुट पावर मेरा आ गया, ये 10 बचा और यहाँ पे 10⁻3, तो क्या हो जाएगा 10⁻4, यानी 10,000 वाट आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट पावर कितना आ जाएगा, 10,000 वाट। तो P इनपुट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IP इनपुट। P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। तो I इनपुट और V इनपुट, तो V इनपुट क्या हो जाएगा, EP। ठीक, ये कितना हो जाएगा 10,000। हमें IP निकालना है, EP अभी निकाले थे, कितना आया था 200। ठीक है, ये कितना आया था, 200 आया था। ये हो जाएगा इनपुट, या I इनपुट मतलब प्राइमरी वाला, ये भी क्या हो जाएगा प्राइमरी। तो IP प्राइमरी वाले में, तो IP मेरा कितना है निकालना है, और वोल्टेज प्राइमरी का कितना है 200। ये 2 0 से 2 0 चला गया, तो ये कितना हो जाएगा 2550। तो इनपुट करंट कितना आ गया, 50 आ गया। तो करंट इन प्राइमरी कॉइल कितना हो गया, 50 हो गया। इनपुट पावर निकाल चुके हैं, कितना आया 10,000 आया है, 10⁻4। इनपुट पावर इन किलोवाट में निकालना है ना, तो किलोवाट में इसको 10 किलोवाट लिख सकते हैं। ठीक है, तो किलोवाट में क्या हो जाएगा 10। बाकी रेट ऑफ हीट लॉस कितना होगा, जो बचा हुआ है 500। ठीक, तो हीट लॉस भी ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूला से, क्या I²R। प्राइमरी में निकालना है तो IP हो जाएगा, तो 500 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहले वाले का 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले का B का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। तो B का 3rd यहाँ पे भी है। C मेरा हो जाएगा सेकंड, और D क्या हो जाएगा 1st। ठीक है, अच्छा ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो B और C दोनों में हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन शायद चेंज करवाया गया था, लास्ट में D को सेकंड कर दिया गया था और ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम इन अ सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, विद द C, करंट का मैक्सिमम होगा LCR सीरीज सर्किट में जब रेजोनेंट कंडीशन होगा। और रेजोनेंट कंडीशन में क्या होता है, XL इक्वल टू क्या होता है XC। इसको लिख सकते हैं ω_L, इसको लिख सकते हैं 1/ωc। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या निकालना है, इसमें हमसे बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L निकालना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं L इक्वल टू 1/ω²C। ठीक है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है कितना, 1000 का स्क्वायर, और कैपेसिटेंस कितना दिया 10 -6। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 6, तो ये पूरा चला जाएगा। तो 1/10 बचा, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 और हेनरी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मिली, इसमें कहीं ऑप्शन है नहीं, तो इसको हम लोग इसमें लिख सकते हैं मिली हेनरी में। 10⁻³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 100 मिली हेनरी। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है यूज्ड ऑन अ 1000 वोल्ट लाइन टू डिलीवर 20 एम्पियर। स्टेप डाउन है, ठीक है, तो स्टेप डाउन में क्या होता है,
इनिशियल वोल्टेज ज़्यादा होता है, फाइनल वोल्टेज यानी प्राइमरी साइड का वोल्टेज ज़्यादा होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, और सेकेंडरी वाले टर्न का उधर का वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। तो ये 120 वोल्ट है सेकेंडरी वाला, और इनिशियली जो वोल्टेज है लाइन का वो कितना है, 1000 वोल्ट है, और ये 20 एम्पियर करंट डिलीवर करेंगे सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर 80% ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी है, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, लाइन से कितना करंट ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वही फार्मूला जो अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। ठीक है, एफिशिएंसी कितना दिया है 80, तो यहाँ पे 80 लिख लेंगे। आउटपुट पावर को लिख सकते हैं ई सेकेंडरी अपॉन आई सेकेंडरी, और ये हो जाएगा ई प्राइमरी अपॉन आई प्राइमरी, ये इनटू 100। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, यानी इनपुट करंट हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 80/100 सेकेंडरी वोल्टेज 120, सेकेंडरी करंट 20, प्राइमरी वोल्टेज जो लाइंस कनेक्टेड है 1000, प्राइमरी करंट, ये प्राइमरी वोल्टेज हो गया, प्राइमरी करंट। यहां सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 1 0 1 0 1 0 से 1 0, एक ये। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये हो जाएगा मेरा IP इक्वल टू 12 × 2 अपॉन 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 से 2 चला जाएगा, कितना आएगा 3 एम्पियर। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 एम्पियर, ए हो जाएगा। 26 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है इन द सर्किट शोन द AC सोर्स हैज वोल्टेज इतना। ठीक है, ओमेगा इतना दिया, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट विल बी, करंट का एम्पलीट्यूड बताना नियरेस्ट। तो ये RLC सर्किट, तो ये 4 ओम दिया है और ये 6, तो टोटल रेजिस्टेंस का सर्किट का रेजिस्टेंस का इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, C दिया हुआ है, C कितना दिया है, C हमें दिया है 50 × 10⁻⁻6 फराड। L दिया है कितना 5 मिली हेनरी, 10⁻³ हेनरी। इंडक्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक, अब यहां से हम लोग XL और XC निकाल सकते हैं। ठीक है, XL और XC क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो XL और XC अगर निकालेंगे यहाँ पे, तो XL के फार्मूला क्या होता है, ओमेगा L, और ओमेगा की वैल्यू हमें दी हुई है, ओमेगा कितना दिया है 2000, तो ये 2000 हो जाएगा। L हमें कितना दिया है 5 × 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा, ये 10⁻³ हो जाएगा, और 10⁻³ ये चला जाएगा, तीनों जीरो, कितना बचा 10 ओम। ठीक है, XC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ωc, ये हो जाएगा 2000, और C की वैल्यू कितनी है 50 × 10⁻⁻6, तो ये 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, और नीचे ये 10 हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो 10⁻⁴, यानी 10⁻⁵ नीचे आ जाएगा, 10⁻⁶, तो 5 8 10 आ जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं XC इक्वल टू क्या हो गया, XL हो गया, तो मिनिमम रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, यानी रेजोनेंट कंडीशन होगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। तो करंट अगर हमें निकालना है तो I इक्वल टू V/R लगा दें, सिंपल, क्योंकि Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z की वैल्यू हो जाएगी मेरी R। ठीक, तो वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज मेरा हो जाएगा 20। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया है 20, मैक्सिमम
एम्पलीट्यूड बोला है ना, तो ये भी नॉट हो जाएगा, तो मैक्सिमम आई नॉट भी नॉट बाई आर, तो भी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी रेजोनेंस कंडीशन होगा, रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, जेड इंपीडेंस कितना हो जाएगा, आर के बराबर होगा, और आर मेरा यहाँ कितना है, आर है मेरा 10, टोटल 10 है, कितना हो जाएगा 2, तो 2 एम्पियर आएगा, आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा, 27 का क्या हो जाएगा ए। ठीक, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी आर इन सीरीज विथ AC which is given by इतना, द पावर फैक्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो रजिस्टर और ये रेजिस्टेंस दिया हुआ और इंडक्टेंस दिया, कैपेसिटर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो कौन सा सर्किट है ये, RL सर्किट, ठीक है, R और L सर्किट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग R की वैल्यू कितनी दी हुई है 500, L हमें कितना दिया है 0.5 हेनरी, ठीक, और हमें क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, R बाई जेड होता है, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है R बाई जेड, तो cos फाई इक्वल टू R बाई जेड हो गया, जेड निकाल सकते हैं। जेड निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्सएल निकालना पड़ेगा, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा ओमेगा हमें दिया हुआ है कितना साइन ओमेगा टी हो जाएगा, तो यहां से ओमेगा कितना हो जाएगा 1000, तो एल की वैल्यू कितनी होगी 0.5, 500 ओम, ये कितना हो जाएगा 500 ओम, एक्सएल आ गया। तो क्या हम जेड नहीं निकाल सकते हैं, जेड कितना हो जाएगा आरएल सर्किट का आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, आर कितना दिया है 500, एक्सएल कितना दिया है 500, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500√2 हो जाएगा, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे तो 500 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 500 अपॉन 500√2, तो ये 1/√2, cos फाई कब 1/√2 होता है, ठीक है, cos 45 पे, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, पावर फैक्टर पूछा है ना, ठीक है, तो पावर फैक्टर पूछा है तो कितना हो जाएगा 1/√2, 28 का क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, ठीक है, तो यूवी रेज मेरा होता है कम्युनिकेशन में, ठीक है, और एक्स रेज किस में होता है डायग्नोसिस में, और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इंफ्रारेड विजिबिलिटी, यानी ये किसका हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर कितना दिया है 50 दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल जो दिया हुआ है 50 टन और 200 टन, द करेंट इन प्राइमरी इज 4, करेंट अरे वही वाला फॉर्मूला लगा दें, ये वाला ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी, और करंट जब बोलेगा तो करंट उल्टा हो जाता है, प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स करंट उल्टा हो जाएगा, ये एनएस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एनपी। किसका यूज करना है हमें, नंबर ऑफ टर्न्स का यूज करना है और करंट का यूज करना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का ये वाला फार्मूला लगेगा। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितना दिया है 50, तो इसको अगर नीचे 50 लिख लीजिए और ऊपर में कितना हो जाएगा 200,
करंट इन द सेकेंडरी कॉइल पूछा है, तो प्राइमरी में कितना दिया है, प्राइमरी में 4 दिया है, तो सेकेंडरी में निकालना है। तो ये 50, ये कितना हो जाएगा, 2 4, ये 4, तो आई एस यानी सेकेंडरी करंट कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो आई एस कितना आ जाएगा, 30 का 1 एम्पियर। ठीक, इतना ही, थैंक यू।